आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, वो जापान के एक ऐसे इंसान की है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर प्रीमैच्योर बर्थ की वजह से उसका शरीर हर किसी से अलग था, उसकी मेंटालिटी हर किसी से अलग थी और उसका एक ऐसा पागलपन था, जो उसको बर्बाद करने वाला था। तो मैं बात कर रहा हूँ ईसेई सागवा की, जिसके बारे में आप लोगों में से कई सारे लोग जानते होंगे, कहीं न कहीं उसका नाम सुना होगा, क्योंकि अगर किसी मेंटल की बात करें, तो मेरे हिसाब से इसका नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। द केस ऑफ ईसाई सागवा। ईसेई का जन्म 26 अप्रैल 1949 को जापान के एक कोबा शहर में हुआ था। उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी, उसको पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। बट उसका इमैच्योर बर्थ होने की वजह से उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और सारे लोगों से वो अलग दिखता था। उसका शरीर बड़े होकर भी केवल 4.5 फुट करीब का पहुंच पाया था और जब वो पैदा हुआ था तो अपने पापा की केवल हथेली के बराबर था। डॉक्टर्स का कहना भी यही था कि शायद वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव ना कर पाए और जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। बट उसके फैमिली वाले उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और उसका हमेशा ध्यान रखा। अपनी वीकनेस और अपनी बॉडी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अलग महसूस करता था। जब इसे 6 साल का हुआ और उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, क्योंकि वो अपने आप को सबसे अलग महसूस करता था। वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट था और उसे हर किसी से बात करने में शर्म आती थी या फिर वो सोचता था कि वो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ईसेई का वक्त ज़्यादातर बुक्स और उसकी फैंटेसीज में बीतता था, लेकिन इन फैंटेसीज का डिस्टर्बिंग एंगल तब सामने आया जब केवल 6 साल की उम्र में उसने सोचा कि वो अपने टीचर के बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करना चाहता है। यही वो पहली बात थी जिसमें ईसेई की डिजायर्स कैनिबलिज्म की तरफ टिल्ट करती हुई दिखाई दी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कैनिबलिज्म का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान का बॉडी का मांस खाना चाहता है, तो उस इंसान को कैनिबलिज्म बोलते हैं। ईसे के माँ बाप ईसे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बचपन से कमज़ोर होना उन लोगों का प्यार ज़्यादा बढ़ाती थी और इस वजह से ईसे को ना किसी चीज़ की परेशानी होने देते थे और जो भी उसकी नीड हुआ करती थी वो तुरंत उसको पूरी किया करते थे। लेकिन पेरेंट्स के इस ओवर प्रोटेक्शन के चलते ईसे एक ऐसा इंसान बनने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। 1977 ईसे 28 साल का हो चुका था और उसने जापान की एक वाकू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। जब वो कॉलेज में था, उसने एक जर्मन लेडी का पीछा किया। उसका पीछा करते-करते उस लेडी का अपार्टमेंट देख लिया और उसे ये पता चल गया कि वो उस अपार्टमेंट में ही रहती है जिसमें उसकी नानी रहती थी। इसलिए वो उसी रात उस अपार्टमेंट में घुस गया जब वो लेडी सो रही थी और उसका प्लान था कि वो उसका बटॉक्स का एक हिस्सा काट कर कंज्यूम करेगा और बिना किसी को पता चले भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे जाता है और ट्राई करता है उसको काटने का, वो लेडी उठ जाती है और उसे वहीं पकड़ लेती है और वो चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो चिल्लाने लगती है, आसपास के लोग भी आ जाते हैं और तब तक पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आकर ईसेई को पकड़ लेती है और उसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का केस लगा देते हैं। बट जैसा कि आपको पता है कि ईसेई के घर वालों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। इसलिए ईसेई के फादर ने विक्टिम के साथ फाइनेंशियल सेटलमेंट कर लिया और केस को ड्रॉप करवा दिया। ईसेई को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और वो बाहर आ चुका था। ये पहला इंसिडेंट था जो कि सीधे-सीधे ईसेई के अंदर के मॉन्स्टर का वार्निंग साइन देता था और अभी तो केवल ये शुरुआत थी। धीरे-धीरे ईसेई बड़ा होता जा रहा था और उसका अब तक कोई फ्रेंड नहीं था। वो अभी भी केवल अपनी फैंटेसीज़ में ही उलझा रहता था और बुक्स में उलझा रहता था। उसने एक बार कन्फेस भी किया था कि अपने घर की मेड को देखकर उसकी फैंटेसीज़ बाहर आने लगती थी, बट वो कभी कुछ कर नहीं पाया। ईसेई ने सोर्बोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट कॉम्परेटिव लिटरेचर में था। 25 साल की उम्र में वो पेरिस गया, जहाँ उसके डार्क डिजायर्स एक हॉरिफाइंग रियलिटी में बदल गए। इसी की मुलाकात रेनी से हुई, जो कि 25 साल की डच स्टूडेंट थी। रेनी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, एम्बियंस और फ्रेंडली नेचर की थी। रेनी का भी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से ईसी और रेनी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन रेनी को ये अंदाज़ा नहीं था कि जिसकी वो काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी है, वही एक टाइम पे आकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है, जो कि उसकी जान लेने वाला था। रेनी को पहली बार देखते ही ईसाई के मन में उसको कंज्यूम करने के थॉट्स आने लगे। वो चाहता था कि मैं उसको खा जाऊं, इसके हर एक पार्ट को कंज्यूम कर लूं और एक अलग एनर्जी मेरे को मिलेगी, जिसके मौके वो कई बार ढूंढता रहता था। और उसने 3 जून 1981 की रात रेनी को अपने घर पे इनवाइट किया। उसने उससे बोला कि आकर मेरे साथ पोइट्री और पोएम्स में मदद करो और साथ में हम लोग डिनर भी करेंगे। रेनी ने इसके लिए उसको मना नहीं किया और उससे बोल दिया कि मैं आज तुम्हारे पास आऊंगी और हम साथ में बैठकर डिनर भी करेंगे। रेनी की ये गलती उसकी लाइफ की लास्ट गलती होने वाली थी। जब रिनी ईसाई के अपार्टमेंट में पहुंची, तो उसने सबसे पहले उसको बुलाया और उसको अपनी एक टेबल चेयर पे बिठाया कि यहाँ पे तुम अपनी पोएम जो भी है वो करो, मैं भी आता हूँ। वो पीछे
खड़े होकर उससे बात किए जा रहा था और अपनी अलमीरा में से एक गन निकालता है और वो सीधे रिनी की नेक पर रख देता है। और वो रिनी से बात किए जा रहा था और स्माइल कर करके बात कर रहा था। उसने अपने इंटरव्यू में बताया भी था कि मेरी उंगलियां कांप रही थी, बट मेरे मन में ये भी था कि अगर मैंने आज मौका खो दिया तो आगे मेरे पास कभी मौका नहीं आएगा। इसलिए उसने डरते डराते उस बंदूक से फायरिंग की और रिनी मर चुकी थी। रिनी को उसने मरते हुए देखकर उसको थोड़ा बहुत घबराहट तो हुई, पर उसको अच्छे से पता था कि जो होना था वो हो चुका है। अब उसके पास मौका है कि वो उसको खा सकता है और उसकी एनर्जी अपने अंदर ले सकता है। इसलिए उसने कुर्सी से उठाकर उसको बेड पर लेटाया और धीरे धीरे करके उसके सारे कपड़े उतार दिए। ईसे ने रेनी के साथ उसको मारने के बाद सेक्सुअल असॉल्ट भी किया और उसके बाद उसको खाने की तैयारी की। उसको खाने के लिए उसने अपने दांतों से पूरी कोशिश की, बट उसके दांत इतने पैने नहीं थे कि वो उसकी स्किन तक अंदर जा सके। उसने बहुत कोशिश की बट नहीं हो पाया और उसके जबड़े में भी दर्द होने लगा। वो एक नॉर्मल चाकू भी लेकर आता है, बट उससे भी उसका कुछ नहीं होता है। इसलिए वो वहां से भागकर मार्केट जाता है और मार्केट से एक बचर नाइफ लेकर आता है, जो कि मीट एंड बोन्स को काटने के लिए ही होता है। उसने धीरे धीरे उसकी बॉडी को काटना स्टार्ट किया और उसके बॉडी पार्ट्स कंज्यूम करना स्टार्ट किए। वो इस चीज़ को आर्ट का नाम देता है। वो इस चीज़ को अपने कैमरे की फ़ोटोज़ में भी कैद करता जा रहा था। जब जब वो उसके पार्ट्स खा रहा था, वो उसकी फ़ोटो खींच रहा था। जब जब उसके वो पार्ट्स काट रहा था, वो उसकी फ़ोटो खींच रहा था। उसने सबसे पहले उसकी थाइस को खाया, उसके बाद उसकी नोज़ को खाया, उसके ब्रेस्ट को खाया और उसके पूरे शरीर को हर जगह से थोड़ा बहुत खाता गया। और उसने एक अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उसने उसके वेजाइनल पार्ट को भी खाने की कोशिश की थी, बट वो उस टाइम पे पीरियड्स में थी, इसलिए उसको उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा गंदा लगा, इसलिए वो उसे डायरेक्ट निकल गया था। और उसने बाकी बची बॉडी को अपने फ्रीज़ में रख रखा था और 2 दिन तक उसको फ्रीज़ में रखा रहने दिया और जब जब उसका मन करता था, वो उसको खाने लगता था। जब धीरे-धीरे 2 दिन बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज़ होने लगी और उसमें से बदबू आने लगी, तो उसने सोचा अब इसको मेरे को फेंक देना चाहिए। इसलिए वो जाकर सीधे मार्केट से 2 ट्रैवलिंग सूटकेस लेकर आता है और जो भी बची हुई बॉडी थी, वो उन दोनों सूटकेस में भर देता है। और उसने सोचा कि मैं बची हुई बॉडी को एक पार्क की लेक में फेंक आता हूँ, जिससे कि किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए वो दोनों सूटकेस उठाता है और एक टैक्सी को रुकवाता है। टैक्सी उसको सीधे जाकर वहाँ छोड़ती है। टैक्सी वाला जब वो सूटकेस उठा रहा था, तो वो भी इसे से यही पूछता है, इसमें क्या कोई डेथ बॉडी है जो इतना भारी है? बट वो मज़ाक-मज़ाक में उसको टाल देता है और इसे वहाँ से चला जाता है। इसे उन सूटकेस को लेकर उस लेक की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे जब वो जा रहा होता है तो सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसको डर लगता है कि सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं। वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है, जब तक उसके पीछे एक आदमी आता है और वो सीधे उस सूटकेस के बारे में पूछने लगता है। वो उससे पूछता है कि ये क्या सूटकेस तुम्हारा है? जिसका जवाब इसे ही बोल देता है कि नहीं, ये सूटकेस मेरा नहीं है। इसलिए वो आदमी उस सूटकेस को खोलने लगता है और जैसे ही वो आदमी वो सूटकेस खोलता है तो सबसे पहले उसको एक खून से लथपथ चादर दिखता है। उसके बाद उसको वो बॉडी दिखती है। वो इधर-उधर देखता है बट इसे ही वहाँ से भाग जाता है और जैसे ही वहाँ के लोगों को ये चीज़ पता चलती है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। रेनी की बॉडी पुलिस को मिल चुकी थी और पार्क के लोगों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो सबका शक केवल और केवल ईसे की तरफ जा रहा था, क्योंकि सब ने ईसे को उस सूटकेस को ले जाते हुए देखा था। और जैसे ही बॉडी मिली थी उसके ठीक 4 दिन बाद ईसे को उसके ही अपार्टमेंट से पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उसके अपार्टमेंट में अभी भी उसके कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले थे, जो कि सीधा-सीधा सबूत भी दे रहे थे कि हाँ, ईसे ही ने ये सब कुछ किया है। और जब ये केस पेरिस के कोर्ट में गया तो सबसे पहले उसका एक टेस्ट हुआ और वहाँ के डॉक्टरों का कहना ये था कि ये मानसिक रूप से पागल है। इसलिए कोर्ट ने उस केस को बंद कर दिया और उसको सीधे जापान भेज दिया। काफ़ी लोगों का कहना ये भी है कि उसके पेरेंट्स ने अपने पैसों के दम पर और अपने पॉलिटिकल संबंध की वजह से उस केस को पेरिस में होने ही नहीं दिया और उसको जापान शिफ्ट करा लिया, जहाँ पर उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी। और जब ये केस जापान में ट्रांसफ़र हुआ, तो जापान की कोर्ट ने ईसाई के लिए 5 साल का मेडिकल कोर्स बताया, जिसमें उसको 5 साल एक हॉस्पिटल में रहना था, जिससे उसकी बीमारी ये सही हो जाए और इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ईसाई को अपने जुर्म की सज़ा नहीं मिली और उसके 5 साल बाद वो बाहर आ गया उस हॉस्पिटल से जहाँ उसका इलाज चल रहा था। बाहर आने के बाद उसको पता चला कि हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ है मैं उसकी एक बुक बनाता हूँ, मेरे को पैसे की भी कमताई है और उस बुक के थ्रू मैं थोड़ा बहुत पैसा भी कमाऊँगा। तो उसने एक अपनी बुक लिखी, इंटरव्यूज़ देना चालू किए और इंटरव्यूज़ देना चालू किए, बुक्स लिखने के बाद उसकी काफ़ी ज़्यादा इनकम हो गई और वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस भी हो गया। मतलब एक ऐसा अपराधी जो इतना अच्छा अपराध करके आया है, वो सीधे आकर इंटरव्यूज़ दे रहा है और उसको लोग फ़ेमस भी कर रहे हैं। उसको कोई सज़ा नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पागल है, तो वो कुछ भी कर सकता है। इंटरव्यूज़ में उसने काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई, जैसे उसका कहना था
कि जब उसने रिनी को मारा था उससे पहले वो अपने घर पे प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाता था, जिसके साथ वो यही सेम चीज़ करना चाहता था। बट उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई और जैसे ही वो कुछ करने वाला होता था, वो हमेशा यही सोचता था कि नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। उसने अपने इंटरव्यू में अपने बचपन की बात शेयर करते हुए बताया कि उसके घर का माहौल इतना ओपन नहीं था, उसको कुछ भी नहीं पता था ये सेक्सुअल डिज़ायर्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था जो उसे ये सब चीज़ें बता सके। तो जब वो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, उसको इरेक्शंस हो रहे थे, तो उसने अपने घर के पेट के साथ बेस्टिलिटी किया था। मैं आपको बता दूँ, बेस्टिलिटी का मतलब है जब कोई इंसान किसी एनिमल के साथ सेक्सुअल प्रोसेस करता है, तो उसको बेस्टिलिटी बोलते हैं। इंटरव्यू में उसने काफ़ी सारी चीज़ें भी बताई, जैसे उसने पोर्न भी शूट की, उसकी एक दोस्त भी बनी थी जिसको पता नहीं था कि उसने ये सब किया है और उसने ये भी बोला था कि उसकी वो दोस्त केवल और केवल उसके साथ पैसों के लिए थी। उसके साथ वो पैसे खर्च करता था, उसके साथ वो बाहर घूमने जाता था, बट उसके साथ उसका कभी फिज़िकल रिलेशन नहीं हुआ। और उसको ये भी बताया कि उसके फ्रेंड का एक बार कॉल आया था और उसने मेरे से दूर रहने की बात की थी और वो तब से मेरे से दूर हो गई थी। उसके बाद उसने काफ़ी सारी चीज़ें की और उसका मानना ये था कि उसने जो भी किया था, वो गलत किया था और वो चाहता था कि उसको हमेशा के लिए जेल हो जाती। बट जब ये सारी चीज़ें हो चुकी थी और बाद में आके इंटरव्यूज़ दिए जा रहे थे, उस टाइम पे ये बोलना कुछ भी मतलब नहीं था। क्योंकि अब ये सिंपैथी गेन करने का एक तरीका था कि लोग उसको प्यार करें और उसके लिए थोड़ी-सी सिंपैथी आए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो इंटरव्यूज़ में यही सारी चीज़ें बोलता था कि मैं चाहता था कि मेरे को उम्र कैद की सज़ा मिले, मेरे को मार दिया जाए, मैं चाहता था कि मैं मर जाऊँ। वो बोलता था कि मेरे पास पैसे की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। उसने काफ़ी सारी चीज़ें इंटरव्यू में रिवील की थी, बट उसे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी चाहिए थी, बट उसको वो नहीं मिली और 71 की एज में आकर उसकी एक डिसीज़ से मौत हो गई। इस केस को हम यहीं ख़त्म करते हैं और इस केस में केवल हम लोगों को एक चीज़ पता चली कि अगर इंसान पागल है तो वो किसी का भी मर्डर कर सकता है, उसे कोई भी सज़ा नहीं होगी। बट पता नहीं ऐसे रूल्स क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि किसी की जान तो गई है, उसको भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो हर गुनहगार को मिलती है। क्योंकि एक इंसान ने अपनी जान गँवाई है, भले ही वो किसी पागल की वजह से, भले ही वो किसी सही व्यक्ति की वजह से, बट सज़ा तो सज़ा होनी चाहिए। और इस केस में हमने एक चीज़ ये भी देखी कि वो जैसा अपने इंटरव्यू में बताता है कि बचपन से उसके साथ ना कोई खेलता था, उसकी बॉडी का लोग मज़ाक उड़ाते थे, उसके घरवालों का भी एनवायरनमेंट वो नहीं था, तो जिस वजह से उसकी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। उसकी डिज़ायर्स जो थी, उसने एक ऐसा रूप ले लिया था, जहाँ एक लड़की की ज़िंदगी चली गई। तो इस केस को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको केस डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।